संस्कृत व्याकरण एवं रचना क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 जो है व्याकरण का हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। इसमें हमने स्वर तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम व्यंजन से स्टार्ट करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते। मतलब कि जो व्यंजन होता है उसमें स्वर मिला हुआ ही होता है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उन्हें हलंत चिन्ह लगाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस शब्द के नीचे, जिस वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है अर्थात उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। जैसे ये देखिए, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है अर्थात इनमें स्वर मिला हुआ नहीं है। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 33 है अर्थात 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये है व्यंजन। यहाँ पे सारे आपके लिखे हुए कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, हम होते हैं ये ऊपर लिखे सभी व्यंजन स्वर रहित है, मतलब इनमें स्वर मिले हुए नहीं है क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इनके स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि में इनमें हल का चिन्ह लगाया गया है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हलंत का चिन्ह हटा देते हैं। जैसे ये क है। अब देखिए, आपको फॉर एग्जाम्पल बता रखा है। जैसे क है, क में अगर हमने अ मिला दिया तो ये बन गया पूरा का, अर्थात इसमें से हलंत हट गए। अ क्या है? स्वर। स्वर मिला, जैसे क्या हट गया? हलंत। उसी तरह से क में आ मिलाया तो बन गया आ का, और इसमें से भी हलंत हट गया। जैसे ही स्वर मिला हलंत हट गया। क में ई मिलाई तो की, क में बड़ी ई मिलाई तो की, उ। इस तरह से सारे आपको एग्जाम्पल देके बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन के भेद की व्यंजन कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट देखिए आप, व्यंजन की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों के निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, है ना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कायदो मावसानः स्पर्श, अर्थात क से म तक म पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक। इनकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है। स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया, जिसको उच्चारण करते समय हमारे जो जीवा है, मतलब जीभ है, वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्टार्ट करते हो। फर्स्ट देखिए, क वर्ग में आते हैं क ख ग घ अंग। फिर आता है सेकंड च वर्ग। च वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ इ च छ ज झ इ। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग आता है, त में आते हैं त थ द ध न। फिर आता है प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये टोटल हो गए 5। एक वर्ग में 5 वर्ण होते तो 5 × 5 25। तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। कितने हो गए? 25। फिर आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात य यण, अर्थात य र ल और व, ये 4 जो है अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ये 25 और 4 26 27 28 29 29 हो गई है। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शाल ऊष्माण, अर्थात शल, श श स और ह, ये ऊष्म संज्ञक व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। 29 30 31 32 33 और 34 35। ये होगा 25। 3 और 3 हो गए आपके टोटल 33। फिर आते हैं अयोगवाह। उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनमें अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्मानी वर्ण आते हैं। इन्हें व्यंजन में इंक्लूड नहीं किया गया, अयोगवाह में आते हैं, है ना। फर्स्ट देखिए आप, अनुस्वार। जो हम किसी भी स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसे अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद न या म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इयम है, इयम की जगह हम ये हलंत मन लगाकर क्या लगा सकते हैं? अनुस्वार भी लगा सकते हैं। यहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जैसे अंश, अवत, हंस, हंस आदि, ये सब क्या है? इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए अब अनुनासिक, है ना। अनुनासिक जो होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे ये वर्ग पढ़ा था हमने क वर्ग, इसका 5वां वर्ण अंग, ट वर्ग का ण, प वर्ग का म। ये सब क्या होते हैं? 5 वर्ग के अंतिम वर्ण। अंतिम 5 जो वर्ण होते हैं वो किसमें आते हैं? अनुनासिक में। जैसे य, म, ण, ड, न, न, ये किसमें आते हैं? अनुनासिक में। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यथा, कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5, ये सब क्या है? अनुनासिक है। इस नेक्स्ट आ जाइए विसर्ग पर। विसर्ग स्वरों के आगे आने वाले बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है। इसके प्रयोग
किसी भी स्वर के बाद किया जाता है र स के स्थान पर, जैसे रामः, भानुः, हरिः, इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है जीवामूल्य। ये जीवामूल्य का चिन्ह होता है, ये जो आगे चंद्रमा टाइप ये जो निशान बना हुआ है ये है जीवामूल्य का सिंबल होता है ये। इसका प्रयोग क ख से पहले किया जाता है, सिर्फ ये क और ख के पहले ही यूज में आता है और इस तरह का साइन इनका होता है, अर्थात क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवामूल्य कहते हैं। उपध्मानी में आते हैं प फ, इसमें भी इसी तरह का चिन्ह लगता है। ये चिन्ह होता है आपका उपध्मानीय का। शब्द तो बस ये है, निशान सेम है, इन दोनों का सिंबल सेम है, लेकिन क्या है वर्ण चेंज हो रहे हैं। इसमें है क ख, इसमें है प फ। इसका प्रयोग प फ से पूर्व विसर्ग के समान किया जाता है। तो क से प वर्ग तक पांचों वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा ऊष्म वर्णों के पर रूप व्यंजन वर्णों को कोमल व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों के भी दो प्रकार है, अल्प प्राण और महाप्राण। पांचों वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण क ख ग च और झ ये होते हैं अल्प प्राण, और दूसरे और चौथे जो होते हैं उन्हें महाप्राण कहा जाता है। वर्गों के पंचम वर्ण जो मैंने बताए थे उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। ध्वनि के विचार से वर्णों के कंठ आदि स्थान है। अब उच्चारण स्थान आ जाएंगे कि कौन से वर्ग को हम बोलते, किसी भी वर्ण को हम बोलते हैं तो उसे बोलते समय हमारे मुख के कौन से भाग का प्रयोग होता है वो हम उच्चारण स्थानों में पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका स्वर और व्यंजन और अयोगवाह यहाँ पर कंप्लीट होता है।